सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन बजाज। आज हम शुरू करने वाले हैं पटवार और कांस्टेबल के लिए मॉडल टेस्ट पेपर संख्या 2। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषम है? स्कैनर, कैमरा, प्लॉटर और टचपैड, 4 डिवाइसेस हैं आपके पास। तो अगर मैं बात करूँ, स्कैनर इनपुट है, कैमरा इनपुट है, टचपैड आपके पास इनपुट डिवाइस है, तो यहाँ पे आउटपुट डिवाइस है आपके पास प्लॉटर। तो आउटपुट डिवाइस 1 है लेकिन इनपुट डिवाइस 3 है। तो इसी प्रकार से हम बोल सकते हैं सी आंसर जो है हमारे पास प्लॉटर, विषम, इन चारों में से विषम उदाहरण है। तो इसका सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वे कौन सी डिवाइस है जो किसी ड्राइंग पाठ अथवा अन्य चित्रों को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है? ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वह कौन सी डिवाइस है। अब इसने कहा कि इनपुट है आउटपुट है, उसकी बात नहीं कर रहे, कि जो किसी प्रकार की ड्राइंग को, लेसन को, टेक्स्ट को या किसी प्रकार की ड्राइंग को किस में कन्वर्ट करेगा? डिजिटली रूप में। तो हम देखते हैं प्लॉटर, स्कैनर, कीबोर्ड और OCR। प्लॉटर हमारे पास डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस। स्कैनर भी आपके पास इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। लेकिन यहाँ पर एक हमारे पास इनपुट डिवाइस का उदाहरण आता है OCR। OCR का पूरा नाम भी याद रखिएगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इस OCR डिवाइस को एक प्रकार से हम स्कैनर बोलते हैं। इस स्कैनर का रूप होता है कोई भी छपी हुई सामग्री, कोई भी टेक्स्ट, कोई भी ग्राफिक्स को, सामान्यतः टेक्स्ट के लिए काम में आता है कि बार बार मुझे उस टेक्स्ट को टाइप नहीं करना पड़े, उसको डायरेक्टली डिजिटली फॉर्मेट में कन्वर्ट करवाने के लिए किसका यूज लिया जाता है? OCR का। ये OCR आपके पास, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन से प्रिंटर की स्पीड सबसे अधिक होती है? तो सबसे पहले तो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिंटर के नाम आपको पता होना चाहिए। प्रिंटर की सामान्यतः 2 कैटेगरी होती है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। ये हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब आप पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से जो प्रिंटर के ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों में से सबसे तेज स्पीड किसकी है? तो हमको पता होना चाहिए बैंड प्रिंटर, चेन प्रिंटर, लेजर और डेजीविल। लेजर की क्वालिटी, स्पीड जो है लेजर प्रिंटर की अधिक होगी। तो इसका सही आंसर है हमारे पास लेजर प्रिंटर। अब एक क्वेश्चन और ये बनता है इसके अंदर, किस प्रिंटर की स्पीड को किस में मेजर किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, लेजर प्रिंटर की जो स्पीड है इसकी मेजरमेंट का तरीका है PPM, पेज पर मिनट। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी वैल्यू बिट की होती है? बिट का मतलब है बाइनरी डिजिट, और बाइनरी डिजिट में केवल मात्र 2 प्रकार की वैल्यू होती है, 0 और 1। या तो 0 होगी या क्या होगी? 1। तो इसका सही आंसर होगा 0 और 1। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का। 1 टेराबाइट, TB का मतलब है टेराबाइट, निम्नलिखित में से किसके रूप में और लिख सकते हैं? कहने का मतलब है कि टेराबाइट जो मेमोरी का यूनिट है उसको और किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो एक हमने चार्ट पढ़ा था हमारे जब लेक्चर्स की सीरीज चल रही थी, तो हम ये देखेंगे सबसे छोटी यूनिट होती है बिट, बिट के बाद में निबल, निबल के बाद में बाइट, बाइट के बाद में KB, मेगाबाइट, GB एंड सो ऑन। तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ वाली तो यूनिट्स आपको याद रखनी है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट की। अब हम ये बोलते हैं कि एक बिट बराबर 0 भी हो सकता है या 1 भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक होगा। एक निबल बराबर 4 बिट और एक बाइट बराबर 8 बिट। तो इस प्रकार से इसकी सीक्वेंसिंग चलती है मेमोरी की। क्वेश्चन से संबंधित हमारे पास देखने वाली बात यह है कि 1 टेराबाइट जो किसके बराबर है? 1024 GB के। 1024 GB बोल लूँ मैं या 1 टेराबाइट बोल लूँ, तो 1 टेराबाइट किसी इक्विवेलेंट है 1024 GB के। अब इस 1024 GB को मैं दूसरे तरीके से कैसे लिख सकता हूँ? 2 की पावर 40। अगर मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 40 तक करूँगा तो जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्विवेलेंट आएगी? 1 टेराबाइट के। और वैल्यू आएगी आपके पास इसी प्रकार से। अगर मैं 10 की पावर 12 भी कैलकुलेट करता हूँ, अगर मैं 10 को 12 बार मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो वैल्यू आएगी वो भी किसके इक्विवेलेंट आएगी? 1 टेराबाइट के। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 1 टेराबाइट को मैं 3 तरीके से लिख सकता हूँ। नंबर 1 1024 इन फॉर्म ऑफ GB, 2 की पावर 40 इन फॉर्म ऑफ बाइट्स और 10 की पावर 12 इन फॉर्म ऑफ बाइट्स। तो दोनों ही तरीके हैं।
अब अगर मैं फॉर एग्जांपल 2 की पावर 10 करता हूँ, तो 2 की पावर 10 करता हूँ तो मेरे पास आता है 1024। और अगर 10 की पावर 3 करता हूँ, यहाँ पे देखिए 10 की पावर 3 करता हूँ तो मेरे पास आता है 1000। इसी प्रकार से इन दोनों वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं 2 की पावर 10 से चलता हूँ तो मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, एक्चुअल वैल्यू आएगी। लेकिन अगर 10 की पावर 3 करता हूँ तो नियर अबाउट वैल्यू मिलेगी, वो भी किसमें मिलेगी, आपके पास केबी के अंदर। तो इस प्रकार से हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 2 की पावर 40 और 10 की पावर 12। इन दोनों को ही हम किसके इक्विवेलेंट मान सकते हैं, 1 टेराबाइट के इक्विवेलेंट। एग्जामिनेशन में दोनों तीनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। आपको ये बोल सकता है 1 टेराबाइट बराबर कितने जीबी होता है, 1 टेराबाइट बराबर कितने एमबी होता है। तो उस प्रकार से निकालने के लिए फॉर्मूला काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व की वह पहली कंपनी बताइए जिसने डिजिटल कंप्यूटर को बनाया था। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। IBM का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर कंपनी है जिन्होंने विंडोज़ वगैरह बनाया है। यूनिक्स आपके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल कंपनी विश्व की सबसे पहली कंपनी थी जिन्होंने कंप्यूटर सिस्टम को बनाया था। अगला क्वेश्चन है, रैम की स्पीड को किस में मापते हैं। रैम को हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। रैम एक प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण है जिसमें अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करते हैं। तो रैम की स्पीड की मेजरमेंट की गति को, रैम की गति को किस यूनिट में मापते हैं। तो इसका सही आंसर होगा, रैम का हमारे पास डायग्राम ये रहा, हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, रैम की मेमोरी को हम मेगाहर्ट्ज़ में मापते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया ही है कि रैम की गति को किस में मापा जाता है। तो हम बोल सकते हैं रैम की गति को मेगाहर्ट्ज़ में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, फ्लैश मेमोरी निम्न में से किस प्रकार की मेमोरी का उदाहरण है। अब याद करिए वो डायग्राम ने पढ़ा था मेमोरी के उदाहरण, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी, फ्लैश मेमोरी। तो फ्लैश मेमोरी में हमने मेमोरी कार्ड, SD कार्ड वगैरह पढ़े थे। और EEPROM का मतलब है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस रोम का भी एक प्रकार, जो हम रोम के प्रकार पढ़े थे, रोम के प्रकार 4 पढ़े थे, तो हम भी बोल सकते हैं EEPROM किसका उदाहरण है, फ्लैश मेमोरी का। क्योंकि फ्लैश मेमोरी का जो टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, वो EEPROM में भी काम में ली जाती है। इसके अदर उदाहरण भी मान सकते हैं फ्लैश मेमोरी, मेमोरी कार्ड, डेटा कार्ड, SD कार्ड, वो सारे भी किस में आएंगे, फ्लैश मेमोरी में। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हमारे पास, इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन होगा वो होगा EEPROM। निम्न में से विषम को छाटिए। विषम शब्द का मतलब है जो इनसे विभिन्न हो। अब विभिन्न का मतलब है कि प्लेटर की बात करूं, 4 ऑप्शन आपके सामने, प्लेटर, क्लस्टर, सेक्टर और कैशे। मैं देख सकता हूं प्लेटर शब्द हार्ड डिस्क से संबंधित है, सेक्टर भी हार्ड डिस्क से है, क्लस्टर भी हार्ड डिस्क से है। प्लेटर का मतलब है हार्ड डिस्क में जिसमें डेटा स्टोर होता है, प्लेट्स जो होती है उसको हम प्लेटर बोलते हैं। क्लस्टर का मतलब है कलेक्शन ऑफ सेक्टर्स, और इसी प्रकार से सेक्टर का मतलब होता है जो ट्रैक होता है, ट्रैक किस में डिवाइड होता है, सेक्टर में। तो यहाँ पे जो कैशे शब्द है, कैशे शब्द किससे बिलोंग करता है, मेमोरी से। कैशे मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी जो हमने पढ़े थे, तो प्राइमरी मेमोरी और CPU की मेमोरी के बीच में फ्रीक्वेंसी को मैच करवाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, कैशे मेमोरी का। तो यहाँ पे विषम शब्द की अगर बात करें तो कैशे मेमोरी होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस स्थायी मेमोरी का नाम बताइए जो बूटिंग निर्देश को रखता है। बूटिंग निर्देश, बूट स्टेप, जिसके द्वारा कंप्यूटर सिस्टम हमारा बूट होता है एवं जिसमें डेटा नहीं मिटता है। 2 ऑप्शन है कि ऐसा डिवाइस या ऐसा मेमोरी का नाम बताइए जिसमें हमारा बूटिंग स्टेप रहते हो, बूटिंग इंस्ट्रक्शन रहते हो और जिसके हम डेटा को लॉस्ट नहीं हो कर सकते हो। तो हमारे पास बात करते हैं तो रोम हमने पढ़ा था। रोम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेमोरी। रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी, और रोम का उपयोग है कंप्यूटर सिस्टम में जो डेटा होते हैं, जो बूटिंग प्रोसेस होती है वो किसके द्वारा संपन्न होती है, रोम के द्वारा। और इस रोम में बूटिंग प्रोसेस के लिए जो प्रोग्राम काम में लिया जाता है उसे हम बोलते हैं बायोस प्रोग्राम। तो इसका सही आंसर है हमारे पास बायोस। ये हार्ड डिस्क है, ये CD है, ये DVD हो, और ये किसका उदाहरण है हमारे पास, रोम का। और रोम कंप्यूटर सिस्टम के मदरबोर्ड पे परमानेंट लगी होती है जिसमें एक प्रोग्राम होता है, उसको हम बोलते हैं बायोस। ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, BIOS।
बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और इसी बायोस प्रोग्राम में ही वो इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं जिसके द्वारा हमारा कंप्यूटर सिस्टम बूट होता है। और रोम में लिखे गए निर्देशों को हम हटा नहीं सकते, इसमें जो निर्देश लिखे जाते हैं वो स्थायी रूप से इसमें परमानेंटली स्टोर होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा रोम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सीडी की भंडारण क्षमता को लगभग क्या होती है? सीडी में जो डेटा स्टोर होता है वो लगभग कितना होता है? सामान्यतः मानते हैं कि सीडी में जो डेटा स्टोर होता है वो एमबी में होता है, 700 से 720, 740। तो इस प्रकार से सीडी की जो डिफरेंट वेरिएशन है उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन सामान्यतः मांगते हैं कि 700 एमबी तक का डेटा किसी भी एक सीडी में स्टोर किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ई। अगला क्वेश्चन नंबर 12, वह मेमोरी जिसे बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है वह कौन सी है? हमने प्राइमरी मेमोरी में रैम पढ़ा था, रैम के दो प्रकार पढ़े थे, स्टैटिक और डायनेमिक रैम। तो हमने पढ़ा था कि स्टैटिक रैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि डायनेमिक जो रैम होता है वो एक प्रकार से रैम का ही प्रकार है, लेकिन डायनेमिक रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर है हमारा डायनेमिक रैम। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसे बैकअप डिवाइस के रूप में काम में लेते हैं? बैकअप का मतलब है किसी भी सिचुएशन के लिए हमको तैयार रहना है कि यदि मेरा डेटा को लॉस्ट होता है तो मैं मेरी बैकअप डिवाइस के द्वारा उसे वापस से रिस्टोर कर सकता हूं। तो हम ये बोलते हैं फ्लॉपी, रोम, मैग्नेटिक टेप और सभी। सबसे पहले हम मानते हैं कि रोम तो प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण है, तो ये तो बैकअप डिवाइस के रूप में काम ही नहीं आ सकता। इसके बाद में बात करते हैं फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक डिस्क। तो हम सामान्यतः बोलते हैं कि मैग्नेटिक डिस्क उस प्रकार से काम में ली जाती थी डेटा को बैकअप लेने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास मैग्नेटिक टेप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सिस्टम क्लॉक की गति को किसमें नापा जाता है? हमारे कंप्यूटर सिस्टम की जो फ्रिक्वेंसी को मेजर करता है, जो सिस्टम क्लॉक होती है, जो इंस्ट्रक्शंस को साइकिल के अकॉर्डिंग डिवाइड करती है, उसकी गति को हम नापते हैं हमारे पास मेगाहर्ट्ज के अंदर। सामान्यतः मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज तक भी आ चुका है, लेकिन बेसिकली हम देखा जाए तो सिस्टम क्लॉक की गति को मेगाहर्ट्ज में नापते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, MS वर्ड में थिजोरस का मतलब था पर्यायवाची शब्द को देने के लिए, उसके समानांतर शब्द को रिप्रेजेंट करवाने के लिए जो ऑप्शन होता है हमारे पास वो होता है थिजोरस। तो थिजोरस की शॉर्टकट की क्या है? F7 होती स्पेलिंग एंड ग्रामर की। इस शिफ्ट प्लस F7 किसकी शॉर्टकट की है? थिजोरस की। कंट्रोल प्लस K हाइपरलिंक के लिए, कंट्रोल प्लस एंटर पेज ब्रेक के लिए, और वो पेज ब्रेक भी होगा हार्ड पेज ब्रेक, ना कि सॉफ्ट पेज ब्रेक। तो इसका सही आंसर होगा शिफ्ट प्लस F7। अब थिजोरस का मतलब है कि मान लीजिए जो भी हमने शब्द लिखा है उस शब्द के समानांतर शब्द यदि मुझे सर्च करके लगाना है तो उसके लिए मैं किसको ये काम में लूँगा? थिजोरस को। क्वेश्चन नंबर 16, MS एक्सेल में जूम इन और जूम आउट का अधिकतम प्रतिशत है। मतलब मैं किसी भी MS एक्सेल की स्प्रेडशीट में कितनी प्रतिशत तक डेटा को छोटा कर सकता हूँ और कितनी प्रतिशत तक डेटा को बड़ा कर सकता हूँ। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास, ये MS एक्सेल की शीट है, इसका आंसर होगा मिनिमम 10% तक और मैक्सिमम 400% तक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पावर पॉइंट की फाइल का डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है? पावर पॉइंट इज़ ए सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, MS ऑफिस का कंपोनेंट होता है जिसका उपयोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए काम में लिया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि जब भी मैं पावर पॉइंट की फ़ाइल बनाऊंगा तो पावर पॉइंट की फ़ाइल का डिफ़ॉल्ट नेम क्या होगा? तो डिफ़ॉल्ट नेम, ये पावर पॉइंट की स्क्रीन है, इसका डिफ़ॉल्ट नेम होगा प्रेजेंटेशन 1। ये ध्यान देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं कि MS वर्ड की फ़ाइल का डिफ़ॉल्ट नेम क्या है, एक्सेल की फ़ाइल का डिफ़ॉल्ट नेम क्या है, पावर पॉइंट की फ़ाइल का डिफ़ॉल्ट नेम क्या है, MS एक्सेस की फ़ाइल का डिफ़ॉल्ट नेम क्या है। तो प्रेजेंटेशन 1 इज़ द डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ पावर पॉइंट फाइल, जबकि डॉक्यूमेंट 1 की बात करूँ वो MS वर्ड के लिए काम में आता है। वर्कबुक 1 की बात करूँ तो वो काम में आता है हमारे पास एक्सेल के लिए। ये डेटाबेस की फ़ाइल से संबंधित नहीं है कि डेटाबेस की फ़ाइल का नाम डिफ़ॉल्ट में क्या होगा। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, प्रेजेंटेशन 1 फॉर पावर पॉइंट, वर्कबुक 1 फॉर स्प्रेडशीट एंड डॉक्यूमेंट 1 फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो इसका सही आंसर होगा प्रेजेंटेशन 1। क्वेश्चन नंबर 18, वह कौन सा व्यू है जिसमें पिक्चर और ग्राफिक्स नहीं होते हैं? यहाँ पे व्यू के लिए बात कर रहा है ये,
पावर पॉइंट के अंदर जब हम किसी भी प्रेजेंटेशन को बनाते हैं तो उसके अलग अलग प्रकार के व्यूज होते हैं। तो किस प्रकार के व्यू को यदि मैं काम में लूँगा जिसमें पिक्चर और ग्राफिक दिखाई नहीं देंगे, तो इसका सही आंसर होगा आउटलाइन। क्योंकि आउटलाइन जब ग्रुप में मैं काम करूँगा तो उसके अंदर किसी प्रकार की पिक्चर या इमेजेस को हम डिस्प्ले नहीं करवा सकते, जबकि बाय डिफ़ॉल्ट होता है नॉर्मल। मल्टीपल स्लाइड्स को देखने के लिए स्लाइड सॉर्टर काम में आता है और हमारे नोट्स के पेज को देखने के लिए व्यू काम आता है नोट्स पेज। क्वेश्चन नंबर 19, हब कौन सी लेयर में कार्य करता है? सबसे पहले हम समझेंगे कि हब का मतलब है नेटवर्किंग डिवाइस। अब नेटवर्किंग डिवाइस हब होती है जो मल्टीपल कनेक्शन को या नोड्स को एस्टैब्लिश करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए काम आती है। अब वो TCP/IP मॉडल में या OSI मॉडल में किस लेयर पे काम करती है? तो हम सबसे पहले डायग्राम को देखेंगे। इस डायग्राम को हमने हमारे लेक्चर में अच्छी तरीके से पढ़ा था कि TCP/IP मॉडल होता है और OSI मॉडल होता है। OSI मॉडल 7 लेयर आर्किटेक्चर था, जबकि TCP/IP 4 लेयर आर्किटेक्चर है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको ये देखना है कि हब जो हमारी नेटवर्किंग डिवाइस है वो कौन से लेयर पे काम करता है। तो हब हमारा काम करता है फिजिकल लेयर पे, तो इसका सही आंसर होगा फिजिकल लेयर पे। क्योंकि जितने भी फिजिकली कनेक्शंस होते हैं डिवाइसेस के बीच में, उनको एस्टेब्लिश करवाने के लिए, मल्टीपल डिवाइसेस को एस्टेब्लिश करवाने के लिए एक हमारे पास नेटवर्किंग डिवाइस होती है हब, जो मल्टीपल क्लाइंट्स को या डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता है। और ये कनेक्शन फिजिकल रूप से होते हैं, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि हब या स्विच भी इसका एडवांस रूप है कि हब और स्विच का उपयोग TCP/IP मॉडल में या किसी भी OSI मॉडल में कौन सी लेयर पे किया जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि फिजिकल लेयर में हब का उपयोग किया जाता है। हब एक प्रकार का नेटवर्किंग डिवाइस है जो मल्टीपल डिवाइसेस को नेटवर्क में जोड़ने के लिए काम में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी फ़ॉन्ट की स्टाइल नहीं है? ये सामान्यतः क्वेश्चन पूछा जाता है कि MS वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में या MS ऑफिस की किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में यदि मैं फ़ॉन्ट की स्टाइल की बात करूं जिसे मैं कंट्रोल-D की शॉर्टकट की के द्वारा ला सकता हूं, उसमें से इन 4 ऑप्शन में से कौन सी स्टाइल ऐसी नहीं है जो किसी फ़ॉन्ट की स्टाइल से बिलोंग करती हो? तो मैं बोल सकता हूँ बोल्ड, नॉर्मल, इटालिक, ये तीनों ही प्रकार की स्टाइल फ़ॉन्ट से रिलेट करती है। लेकिन सुपरस्क्रिप्ट जो ऑप्शन दिया हुआ A नंबर पे, ये बिलोंग किससे नहीं करता? फ़ॉन्ट की स्टाइल से। और क्वेश्चन हमारे पास फ़ॉन्ट की स्टाइल नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास A। अब देखिए MS वर्ड पे अगर मैं काम कर रहा हूँ तो MS वर्ड के ऊपर अगर मैं Ctrl+D दबाता हूँ तो यहाँ पर ये फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स आता है। इसमें लिखा हुआ रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड और बोल्ड इटैलिक, दीज आर द सम फ़ॉन्ट स्टाइल्स। तो यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट जिससे रिलेट 2 शब्द कहते हैं, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट का मतलब अगर मैं लिखता हूँ 10th, तो ये TH जो लिखा हुआ रहा है, जो ऊपर की तरफ लिखा जाता है टेक्स्ट के, इसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। और अगर मैं लिखता हूँ H2O, तो ये नीचे की तरफ जो लिखा रहता है इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। तो सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट आर द सम ऑप्शंस इन MS वर्ड, लेकिन ये किसी फ़ॉन्ट की स्टाइल से बिलोंग नहीं करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा सुपरस्क्रिप्ट। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे भी हम आपके लिए इसी प्रकार के मॉडल टेस्ट पेपर लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।